नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का आंसर राइटिंग सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज के सेशन में हम बायोलॉजी का सेशन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन के 25 सवाल आपसे पूछेंगे। साथ में जो पीएससी या यूपीएससी के मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको इस चैप्टर पर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन पर 15 सवाल देंगे। 15 सवालों की शब्द सीमा होगी और जो बच्चे ये वीडियो हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं अथवा रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं उनको वो सवाल लिखने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। संभव हो तो उत्तर आप हमारे पास तक भेजिए। कुछ ऐसे सवाल होंगे जो पीएससी में मेंस में 2018 में पूछे गए, 2016 में पूछे गए, 2014 में पूछे गए। उन सवालों को भी हमने शामिल किया है। साथ में 10 सवाल ऐसे चूज किए हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन पर जो अभी नहीं पूछे गए। संभावना है कि जो आगे पीएससी के मेंस के एग्जाम होने जा रहे हैं वो सवाल पूछे गए। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन ये नीट का और पीएनएसटी का पहला चैप्टर है। इस पर हम एमसीक्यू रखेंगे। ये सवाल पीएससी में भी जरूरी है, यूपीएससी में जरूरी है, या 11th और 12th के बच्चों के लिए ये जरूरी है कि यदि वो पूरा ये ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन का पूरा थ्योरेटिकल सेशन पढ़े होंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है। यदि वीडियो के थ्योरेटिकल डिस्कशन को पढ़ा होगा, थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ा होगा तो ये उत्तर बनेंगे। 25 सवाल आपके सामने होंगे। सवालों की श्रृंखला शुरू करेंगे उसके पहले उन 15 सवालों को आपको हम देना चाहते हैं जो पीएससी या यूपीएससी की मेंस की कॉपी लिखने जा रहे हैं। हमेशा की तरह हमारी यह क्लास 5 बजे लाइव होगी और लाइव सेशन में हम खुद उपस्थित होंगे। यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे आपको। आंसर राइटिंग करने वाले बच्चे जरूर ये ध्यान रखें कि जो शब्दों की शब्द सीमा हमने तय की है उन शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए उसको जरूर पढ़ें, जरूर करें। और यदि वो हमारे साथ टेलीग्राम पर हैं, यदि वो हमारे साथ व्हाट्सएप पर हैं तो हमें उत्तर जरूर भेजें। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें चैनल को लाइक करना, शेयर करना यह आपका काम है। तो सबसे पहले आज के सेशन में बढ़ें उसके पहले आज भारत का एक महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली। विद द शाइनिंग ऑफ डाइज एंड इकोस ऑफ चैट्स many prosperity and happiness of this festival of lights fill our lives. Happy Diwali। आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में धन और संपत्ति आए, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ बच्चों हम सेशन की ओर चलते हैं। दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं फिर से एक बार देते हुए पीएससी के उन महत्वपूर्ण सवालों को जो शब्द सीमा में आपको करने हैं उसमें से पहला सवाल हम लिखने जा रहे हैं। ध्यान से इसको समझिएगा और जो पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो मेंस की कॉपी लिखने जा रहे हैं जरा इन सवालों को शब्द सीमा में लिखने की कोशिश करिए। इसके बाद हम एमसीक्यू सेशन पर आएंगे जब 25 सवाल पूछेंगे। वो परीक्षार्थी जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं, जो पीएनएसटी की परीक्षा में आगे देने वाले हैं या जो एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं, जो रेलवे की परीक्षा दे रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन से कौन कौन से 25 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो बहुत जरूरी है।
तो पहला सवाल मेंस की लिखने वाले कॉपी के लिए, पहला सवाल हम लिख रहे हैं सी हॉर्स, हिंदी में इसको समुद्री घोड़ा कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखे दे रहे ब्रैकेट में 10 से 20 शब्द में इसका आपको उत्तर देना है। उत्तर लिखिए। यह भी आपको बता दें कि यह सवाल एमपीपीएससी के मेंस में 2018 में पूछा गया है। आपको सन के साथ कैसे सवाल हम बनाते हैं यह आपको प्रैक्टिस करके सिखा रहे हैं। समुद्री घोड़ा है, किस फाइलम में आता है, कहां पाया जाता है, 10 से 20 शब्द आपको, क्यों उसको समुद्री घोड़ा कहते हैं, क्या इसकी संरचना घोड़े जैसी है, इन सारी बातों को आपको 10 से 20 शब्द में लिखना है। शब्द सीमा का ध्यान रहे, यह जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा सवाल, पहले उन सवालों को आपको दे रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए। आपको बता दें, यदि आप हमारे साथ लाइव हैं, पीएससी मेंस की कॉपी लिखने जा रहे हैं, जो उत्तर आपको नहीं बनेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो उसका उत्तर लिखकर भी समझाएंगे। दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह 300 शब्दों में पूछा गया था एमपीपीएससी मेंस में 2018 में। मधुमक्खी यानी हनी, जिसको आप जानते हो, मधु मक्खियों की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। और साथ में एक सवाल और जोड़ दिया था कि वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक विधि से मधु प्राप्त करने या मधु प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। सीधा यही सवाल ही था। आप 2018 का एमपीपीएससी का पेपर देखिएगा, उसने पूछा था मधुमक्खियों के विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए और वैज्ञानिक विधि से मधु प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। हम इसकी शब्द सीमा तय कर रहे हैं 300 शब्द। प्रैक्टिस कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण बातें 300 शब्दों में लिख पाए। तीसरा सवाल, एक होता है रिप्रोडक्शन में जिसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, उस पर एमपीपीएससी ने 2016 में सवाल पूछा था, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन में पार्थेनोजेनेसिस, या इसको हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन, इस पर आपको लिखना है। और अनिषेक जनन पर, यानी इसकी सिर्फ परिभाषा अनिषेक जनन क्या है, इस पर 10 से 20 शब्द। एक साथ पीएससी प्री या यूपीएससी प्री और मेंस को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहले मेंस थ्योरेटिकल डिस्कशन आपसे करके अब 25 इसी पर एमसीक्यू पूछ लेंगे। पार्थेनोजेनेसिस। चौथा हमारा सवाल है लाइकेन पर। ये 10 से 20 शब्द वाला, ये 2016 में पूछा है, 2016।
16 में। ये वाला 2018 में पूछा है, डेट और टाइम के साथ आपसे उत्तर लिखवा रहे हैं। आज एक जनरल पर लिखिएगा। 2014 में उसने सवाल पूछा था लाइकिन। यदि आप हमारे पहले शुरुआत के वीडियो को पढ़ोगे तो लाइकेन पर लंबा डिस्कशन हमने किया है, उसको पढ़िएगा वीडियो को, और तब लाइकेन पर भी कोशिश कीजिए 10 से 20 शब्द। और यह सवाल 2014 में पूछा। इसके बाद के सवालों को हमने आपके लिए तैयार किया। हम लिख रहे हैं 5वें सवाल से। 5वां सवाल हमने आपके लिए तैयार किया कि आप आर्थ्रोपोडा पर, एक फाइलम है जो क्लासिफिकेशन में आता है, आर्थ्रोपोडा पर 10 से 20 शब्द, 10 से 20 शब्द लिखिए। ध्यान ये रखना है कि आर्थ्रोपोडा को जब लिखें तो 10 से 20 शब्द से ज्यादा ना हो, यानी आर्थ्रोपोडा में कौन से जीव आते हैं, क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है, आर्थ्रोपोडा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसी बातों को आप शामिल करेंगे, उत्तर लिखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 6वां सवाल, मोलस्का पर 20 शब्द लिखिए। मोलस्का, ये भी फाइलम, इस पर 10 से 20 शब्द लिखिए। 7वां एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, यूजेज ऑफ थैलोफाइट। बॉटनी में जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो ब्रायोफाइट, टीडोफाइट, ये इस तरह के शब्द आते हैं। क्लासिफिकेशन के वीडियो पहले डले हुए हैं, शुरुआत के वीडियो हैं क्लासिफिकेशन पर, उसको पढ़िएगा। और फिर हम जो लिख रहे हैं थैलोफाइटा का उपयोग सिर्फ इस थैलोफाइटा के उपयोग वाले प्रश्न को 50 शब्द में लिखिए। 7 सवाल पहले पन्ने पर। इन 7 सवालों को आंसर राइटिंग सेशन में आप शामिल करिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, उत्तर हमारे पास तक भेजिए। नहीं, खुद जांचिए, आप सक्षम हैं, खुद जांचिए इसको, क्या आपने सही लिखा है। 8वां सवाल, 8वां सवाल हमने बनाया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म पर आप 50 शब्द लिखिए। लिख सकते हैं, यदि आप थ्योरेटिकल डिस्कशन पढ़े होंगे तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्लासिफिकेशन का ही वो एक पार्ट है। और आज हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जितने अधिक से अधिक एमसीक्यू बन सकेंगे वो एमसीक्यू भी बनाएंगे, और जितने ज्यादा से ज्यादा हम सवाल तैयार कर सकेंगे पीएससी वालों, यूपीएससी वालों के लिए, उतने सवाल भी तैयार करेंगे। 9वां सवाल, वायरस क्या होते हैं। वायरस क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, इस पर भी 50 शब्द लिखिए। इसी एक पर्टिकुलर चैप्टर पर हम इतने प्रश्न तैयार कर लेंगे कि यूपीएससी या पीएससी वाले पूछेंगे कहां से सवाल लिखवाएंगे। हम सारे सवालों को इकट्ठा कर लेंगे। 10वां, 50 शब्दों में प्रोटोजोआ फाइलम, प्रोटोजोआ फाइलम की व्याख्या 50 शब्द में कीजिए। 11वां सवाल दे रहे हैं, सीलेंटिरेटा क्या है। सीलेंटिरेटा का उदाहरण हम आपको बता देते हैं, हाइड्रा। हाइड्रा किस फाइलम में आता है, क्या उसकी विशेषता है, सीलेंटिरेटा के बारे में आपको 50 शब्द लिखने। 12वां, प्लेटीहेलमिन्थेस
प्लेटीहेल्मिन्थेस। और एनेलिडा के बारे में, एनेलिडा के बारे में 200 शब्द लिखे। ये संभावना है इन सवालों को, संभावना है इन सवालों के पूछे जाने की। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, जब आंसर राइटिंग होगी आप बहुत बेहतर लिखेंगे। तो 12वां ये 200 शब्दों में 13वां सवाल, मोनेरा किंगडम, मोनेरा किंगडम। ये क्लासिफिकेशन के वीडियो जो पुराने हैं यूट्यूब पर डले हुए हैं उनको जरूर पढ़िएगा। इसके बाद उत्तर करिएगा मोनेरा किंगडम एवं प्रोटिस्टा, एवं प्रोटिस्टा में अंतर बताइए। शब्द की सीमा 200। चौदह नंबर का सवाल, टीरिडोफाइटा, टीरिडोफाइटा के बारे में, टीरिडोफाइटा के बारे में 200 शब्द लिखिए। और अंतिम एक सवाल हमने तैयार कर दिया है जिसको हमने चित्र पर लगाया है। जरा इस चित्र को फिर से एक बार ध्यान से देखिए। ये चित्र, ये देखिए, ये वाले चित्र पर हमने सवाल तैयार किया और हमने सवाल दिया आपको कि कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में, कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा में अंतर बताएं। इसकी भी शब्द सीमा 200 शब्द। तो इस तरह से 15 सवालों को ऑर्गेनिज्म और इट्स क्लासिफिकेशन से हमने तैयार किया। जो पीएससी वाले बच्चे हैं, जो मैथ्स की कॉपी लिखने जा रहे हैं, इन सारे सवालों को करें। जो नीट की परीक्षा दे रहे हैं वो इन सवालों की थ्योरी तैयार करें। वहां से हम प्रश्न को निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव पर पूछें। ऑब्जेक्टिव तो सभी के लिए कॉमन है। साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई भी चैप्टर, पीएनएसटी का हो, नीट का हो, बीएससी का हो, यूपीएससी का, करीब करीब समान है। सवाल ये है कि किसमें कितनी गहराई में पूछता है, बस ये आपको समझना है। यदि आप पूरी थ्योरी पढ़े रहोगे, कितना भी गहरा कर जाएगा, आप उत्तर दोगे। तो ये पीएससी प्री और मेंस के लिए तैयारी का एक स्टेप। अब चलते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल, 25 सवाल पूछने। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जीवाणुभोजी एक शब्द आता है, जीवाणुभोजी। इसी को बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी है। यूट्यूब चैनल पर इसका लेक्चर डाला हुआ है। जीवाणुभोजी है। ऑप्शन आपको दे रहे हैं। टेड बैक्टीरिया है, पुच्छयुक्त जीवाणु है। बी ऑप्शन दे रहे हैं नवनिर्मित, न्यू बॉर्न बैक्टीरिया है, नव निर्मित। सी ऑप्शन दे रहे हैं विषाणु को यानी वायरस को संक्रमित, वायरस को संक्रमित करने वाला जीवाणु। और अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु, जीवाणु को
संक्रमित करने वाला पहला सवाल हमने पूछा, बैक्टीरियोफेज क्या है? क्या टेल्ड बैक्टीरिया है, क्या न्यूबॉर्न बैक्टीरिया है, क्या वायरस को इन्फेक्ट करने वाला बैक्टीरिया है, क्या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। सही जवाब ये है तो क्यों है, स्पष्ट करके बताइएगा। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा सवाल है, आपने पढ़ा होगा अल्फाल्फा। देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, अल्फा अल्फा। देख लिया, अल्फा अल्फा क्या है? नीट में पूछा गया सवाल, अल्फा अल्फा क्या है? ए ऑप्शन दे रहे, एक प्रकार की घास है, दिस इज टाइप ऑफ ग्रास। एक प्रकार की बी ऑप्शन दे रहे हैं, एक जनजात का नाम है अल्फा अल्फा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या अल्फा अल्फा एक पशु है, एक एनिमल है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह नगर का नाम है? दूसरे सवाल पर 4 ऑप्शन हमने दिया। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है, एक जनजात का नाम है, एक एनिमल है, या एक नगर का नाम है। बच्चों तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। सवाल यह पूछ रहे हैं कि किसने आविष्कार किया था। पहले लिख लेते हैं, किसने आविष्कार किया था, किसने बताया था कि पेड़ पौधों में लाइफ है, जीवन है, लाइफ जिंदगी। क्या वो रॉबर्ट कोच थे? बी ऑप्शन दे रहे हैं कि वो जेसी बोस थे। क्या वो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो लुइस पास्चर थे। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? रॉबर्ट कोच है, जेसी बोस है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, या लुइस पास्चर है। तीसरा सवाल कीजिएगा। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर। हेलोफाइट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन इसके पहले वाली वीडियो में हमने किया। सारे वीडियो को रिपीट करके पढ़ते रहिएगा, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया आपकी तैयारी होगी। इसीलिए बहुत सारे एमसीक्यू करवाए ताकि आपका साइंस और टेक्नोलॉजी का सेशन बेहतर हो सके। जो तीसरा सवाल था ये भी नीट में और यूनिवर्सिटी में पूछा गया। चौथा सवाल जो है ये भी नीट और यूनिवर्सिटी में पूछा गया। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं किसमें? एसिडिक सॉइल में, अम्लीय मृदा में। बी ऑप्शन दे रहे हैं, ठंडी या कोल्ड
सॉइल में। सी ऑप्शन दे रहे हैं कैल्शियम युक्त मृदा में, कैल्शियम युक्त मिट्टी में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्षारीय मृदा। हैलोफाइट्स अच्छी ग्रोथ करते हैं किसमें? अम्लीय मृदा में, ठंडी मृदा में, कैल्शियम युक्त भूमि में या क्षारीय मृदा में? सही जवाब हैलोफाइट्स होते कहां है, ये ध्यान रखिए। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। उड़ने वाला स्तनपायी या मैमल्स कौन सा है जो उड़ता है? उड़ने वाला स्तनपायी है, ये ऑप्शन दे रहे। क्या वो जगुआर है? ये एनिमल का नाम है जगुआर, ऐसा नहीं आप सोच लीजिए हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, सेना के जहाज की बात करें, जगुआर है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या शुतुरमुर्ग है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह पैलिकन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह चमगादड़ है? उड़ने वाला मैमल्स कौन सा है, यह सवाल हमने पूछा। तो उड़ने वाले मैमल्स में क्या वो जगुआर है, क्या शुतुरमुर्ग है, क्या क्या वह पैलिकन है, क्या वह बैट यानी चमगादड़ है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। 6वां सवाल सबसे बड़ा सबसे बड़ा मैमल कौन सा है? व्हेल फिश है। क्या अफ्रीकी हाथी है? क्या अफ्रीकी हाथी है? क्या दरियाई घोड़ा है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह ध्रुवी पोलर बियर है? छठवां सवाल सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा है? स्तनपायी में सबसे बड़ा कौन है? व्हेल है, अफ्रीकी हाथी है, दरियाई घोड़ा है या पोलर बियर है? 7वां सवाल कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? नाइट्रोजन स्थायी कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? ए ऑप्शन दे रहे हैं चावल एवं गेहूं में, क्या मक्का एवं गन्ना में, सी ऑप्शन दे रहे हैं चना एवं अन्य दलहन में,
या जूट एवं चावल। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? चावल एवं गेहूं में, गन्ना एवं दूसरा जो है मक्का एवं गन्ना में, चना एवं अन्य दाल में, और जूट या चावल में। सही उत्तर करके बताइएगा। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। एक ऐसा सवाल यूपीएससी ने पूछा, ऐसे पीएससी मध्य प्रदेश पीएससी ने भी 2014 में पूछा है, जरा उसको करने की कोशिश कीजिएगा। 2 कथन है, पहले कथन लिखते हैं। कथन को ए से दर्शाते हैं। एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है। अच्छे से पढ़िएगा। एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है। छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे एवं पीले रंग की हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। एक कथन है कि एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है उसका विकास जो है कद छोटा होगा, हल्के हरे और पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। एक दूसरा कारण लिख रहे हैं, जैसे पेपर में लिखा था, कारण आर से, रीजन। नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से युक्त खाद, नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जरूरी है। अब इसमें हम 4 ऑप्शन आपको देते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, कथन ए एवं कथन आर। कथन ए एवं कथन आर दोनों सही, दोनों अलग अलग सही है। एवं आर, ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि कथन ए एवं आर दोनों अलग हैं,
आर ए का सही स्पष्टीकरण, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। और सी ऑप्शन दे रहे हैं ए सही है, आर गलत है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं ए गलत है, आर सही है। थोड़ा बड़ा सवाल है, पर सोच करके जवाब देंगे तो इस तरह के सवाल पीएससी यूपीएससी में, नीट में इसी तरह के सवाल पूछते हैं। एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे रंग एवं पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जरूरी है। कथन ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन ए एवं आर दोनों गलत हैं, दोनों अलग हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। सही जवाब 8वें सवाल कर दीजिएगा। 9वां सवाल, एनिमल्स के उस समूह का, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पीसीआरटी में, पीबी में 2017 में पूछा गया। संभावना है कि आगे की परीक्षा में यह पूछा जाए, जो भी चाहे नीट की परीक्षा हो। कठिन सवाल आपके सामने है। 9वां सवाल, पशुओं के उस समूह का नाम बताइए, या एनिमल्स के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ब्लड कैविटी होती, बॉडी कैविटी नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें रक्त गुहा होती। इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ब्लड कैविटी क्या कहलाती है, क्यों ब्लड कैविटी होती है, इस बात को तथ्यात्मक रूप से पकड़ने की कोशिश करिएगा, थ्योरी आपकी तैयार होगी। एनिमल्स के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है। ए ऑप्शन दे रहे। क्या वो एम्फीबिया है, जो जल में भी है और थल में भी है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फिश ग्रुप है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एनिलिडा है? और फिर से सवाल को देखिए, एनिमल्स के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है। क्या वो एम्फीबिया है, क्या वो फिश है, क्या आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है, क्या एनिलिडा है? नीट में पूछा गया सवाल, पीएनएसटी ने भी पूछा इस सवाल को। और आपको बता दें कि यह 2017 में पीसीआरटी में भी पूछा गया। ये जो 8वां सवाल है, यह सवाल एमपीपीएससी प्री में 2008 में पूछा गया है। एमपीपीएससी प्री 2008। देखिए जरा, उत्तर बनता है आपसे। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न जीवों में से किस एक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है?
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब हम लोगों में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म जो है वैजिना के थ्रू यूटेरस में भेजा जाता है, फिर वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और बच्चे का विकास गर्भाशय में होता है। ऐसा फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में स्पर्म बाहर, ओवा बाहर, और इस तरह का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपको बताना है किस फाइलम में ये व्यवस्था है। बड़ा बढ़िया सवाल है ये। पहला सवाल, क्या बिल्ली में ऐसा है, कैट में? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह मेढक में होता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह मुर्गी में होता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह बकरी में होता है? 10वें सवाल का डिस्कशन करके हमको बताइएगा। हमने परिभाषा आपको बता दी, एक्सटर्नल क्या है, इंटरनल क्या है, सही जवाब दीजिएगा। अगला सवाल, बीजदार पौधे, बॉटनी से जुड़ा हुआ यह सवाल नीट में पूछा गया। बीजदार पौधे, बीजदार पौधे कहां रखे जाते हैं उसका नाम लिखना है। में रखे जाते हैं। जो नीट वाले बच्चे हैं वो थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, या आपके पास एनसीईआरटी की 11th और 12th की बुक है, पूरा रट दीजिए, एक एक लाइन आप पढ़ लीजिए, गारंटी है आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन वो एक एक लाइन को थ्योरेटिकल समझ भी लीजिए, भले आपको साइड में और किताबों में समझना पड़ा या हमसे पूछना पड़े, पूछिए। बीजदार पौधे किस में रखे गए? क्या वो टीरिडोफाइट्स थे? टीरिडोफाइटा है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह फंजाई है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एल्गी है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इसमें से कोई नहीं? या इसको क्या टेरिडोफाइट में, बीजदार मतलब जिसमें बीज बनते हैं, बीजदार पौधे किस में रखे गए? टेरिडोफाइट में है, फंजाई में है, एल्गी में है, कि ये जितने लिखे हैं उसमें किसी में नहीं है? सही जवाब बताइएगा। और ऑप्शन में मान लीजिए वो ऑप्शन नहीं होगा तो बताइएगा कि किस में रखे गए। बच्चों 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर। एक सवाल पीसीआरटी में या पीईबी में 2016 में पूछा गया, संभावना है आगे भी पूछा जाए। इनमें से कौन सा जानवर ऊलन नहीं देता, ऊन नहीं देता? कौन जानवर ऊन नहीं देता? ए ऑप्शन दीजिएगा। क्या वो भेड़ है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ऊंट है यानी कैमल? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह याक है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह चिंपांजी है? 12वें सवाल का सही जवाब दीजिए, जिससे ऊन नहीं बनता। ऊन, फिर से, जिसमें ऊन नहीं निकलता। अगला सवाल, एक एक्टिव रिएक्शन, अब आप इसको समझने की कोशिश पहले कीजिएगा। नीट में पूछा गया सवाल
सक्रिय, पहले लिख लीजिए फिर उसको हम समझाते हैं। सक्रिय अपांक, अपंक प्रक्रिया में, सक्रिय अपांक प्रक्रिया में मुक्त शेष जल का उत्पाद, मुक्त शेष जल का उपचार यानी ट्रीटमेंट किसके साथ अंतर्निहित है। अंतर्निहित, देखिए कोई रासायनिक क्रिया हो, कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन हो और उस बायोलॉजिकल रिएक्शन में पानी बने और उस पानी का उपयोग शरीर के अंदर ही हो जाए, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्टिव अपांक प्रोसेस। ये एक्टिव अपांक प्रोसेस किस में आती है ये आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। वायवीय जीवाणु, एरियल बैक्टीरिया, वायवीय जीवाणु। पहले अपने से प्रश्न को करने की कोशिश कीजिएगा, फिर जब हम सेशन में इसका उत्तर बताने आएंगे तो आपको विस्तार से समझाएंगे आप कर पाए कि नहीं। वायवीय जीवाणु, बी अवायवीय मतलब जहां ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, अवायवीय जीवाणु। सी ऑप्शन दे रहे हैं साइनोबैक्टीरिया, सवाल का उत्तर यदि हम सीधा पूछते तो आपके पास है। सवाल को हमने थोड़ा सा डाइवर्ट किया, सवाल वही है, आपको उत्तर पता है। जरा सवाल को 2 बार पढ़ करके उत्तर करिएगा, बन जरूर जाएगा। साइनोबैक्टीरिया यूपीएससी में पूछा गया है यह सवाल। और डी ऑप्शन वायवीय और अवायवीय जीवाणु दोनों। वायवीय और अवायवीय जीवाणु या बैक्टीरिया, 4 ऑप्शन दे रहे हैं। एक प्रक्रिया आप शरीर के अंदर मानिए कि जिसमें से जल मुक्त हो रहा है, जो जल मुक्त होता है उसके ट्रीटमेंट पर सवाल है। वो जल का ट्रीटमेंट किसके द्वारा होता है? एरियल बैक्टीरिया के द्वारा होता है, नॉन एरियल बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। जब आप प्रश्न को 2 बार पढ़ोगे उत्तर बन जाएगा। ये था हमारा 13वां सवाल। 14वां सवाल, जलीय जीव जैसे मछलियां, जैसे फिशेस, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट, इसके बाद डैश कर रहे हैं, के रूप में उत्सर्जित करती हैं। उत्सर्जित करती हैं तथा पक्षी यानी बर्ड्स, फिर डैश कर रहे हैं, के रूप में
उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन दीजिएगा। दो चीजों को खाली स्थान में भरना है। क्या वो यूरिया, मतलब पहले पर यूरिया और फिर यूरिक एसिड। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या अमोनिया, क्या अमोनिया और यूरिया। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यूरिया और अमोनिया। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या अमोनिया और यूरिक एसिड है। कुल मिलाकर के यदि आपने थ्योरी पढ़ी होगी एक्सक्रीशन की, तो 3-4 प्रकार के जंतु होते हैं। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। यदि ये तीनों प्रोसेस पता होगी तो उत्तर आपसे तुरंत बनेगा। दोनों खाली स्थान आपको भरना है। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर। एपीएसआई ने पूछा अमीबा के बारे में। अमीबा जंतु प्रोटोजोआ का है, इसके बारे में आप जानते हैं। उसके बारे में पूछा, अमीबा के बारे में गलत कथन, गलत कथन का चयन कीजिए। ए ऑप्शन दे रहे, स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया या इसी को पादाव भी कहते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं मल्टी सेलर होते हैं। बहुकोशिकीय। सी ऑप्शन दे रहे हैं परजीवी अमीबा परजीवी अमीबा संग्रहणी का कारण बनता है। पेट दर्द या लूज मोशन का संग्रहणी का कारण है। और अंतिम ऑप्शन डी दे रहे हैं इसे तालाब के पानी में, इसे तालाब के पानी में देखा जा सकता है। अमीबा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। स्यूडोपोडिया या पदार्थ हैं, मल्टीसेलर होते हैं, परजीवी अमोनिया संग्रहणी का कारण है, इसे तालाब के पानी में देखा जा सकता है। 16वां सवाल, निम्न में से किसमें, नीट में पूछा गया सवाल, निम्न में से किसमें वातावरण के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुसार लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो मेज है यानी मक्का है। बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह पपीता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह बोनेलिया है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह मधुमक्खी है। वनडे एग्जाम में यह सवाल पूछा गया कि निम्न में से किसमें वातावरण के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है। क्या वो मक्का है, क्या पपीता है, क्या बोनेलिया है, क्या मधुमक्खी है। सही जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। 17वां सवाल आपके स्क्रीन पर।
निवेशित कीट कौन सा है? 17वां सवाल, प्रश्न को समझिएगा तब उत्तर कीजिएगा। यूपीएससी का सवाल, निम्न में से औपनिवेशिक कीट है। ये बात होती है फॉर्मल, एक होती है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल नॉन फॉर्मल से जुड़ा इन्वेस्टमेंट, औपचारिक अनौपचारिक। सवाल को यदि हम ज्यादा समझाएंगे तो उत्तर निकल आएगा। आप समझने की इसको कोशिश कीजिए कि निम्न में से औपनिवेशिक कीट कौन सा है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वो लोकस्ट है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह गाय है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो चींटियां हैं? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मच्छर है? यह सवाल 2017 में पीईबी में पूछा गया। बच्चों 18वां सवाल, एक मछली बताइए आप, एक मछली बताइए, एक मछली बताएं जिसमें स्केल्स नहीं पाए जाते। स्केल्स कहां होते हैं? बॉडी के ऊपर होते हैं। जिसमें स्केल्स नहीं पाए जाते। मछली का नाम आपको बताना है, कैटफिश। बी ऑप्शन दे रहे हैं, डॉग फिश। सी ऑप्शन दे रहे हैं, कार्प, ये भी मछली। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, मुलेट, ये भी मछली। उस मछली का नाम बताइए, ऐसी मछली जिसमें कोई स्केल्स नहीं होते। स्केल्स कहां होते हैं? जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, तो यहां पर इस तरह के उभार ऐसे ऐसे होते हैं। और यदि ये उभार हम छुए और उल्टा हाथ को ऐसे रगड़ दें तो हाथ कट जाते हैं। तो एक मछली आपको बताना है। इसमें से 20वां सवाल, 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर। डॉल्फिन के एक समूह, डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है? यह सवाल भी 2016 में एमपीएसआई ने पूछा, रेलवे में भी पूछा गया सवाल, और नीट में भी पूछा है सवाल। डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है? क्या वो समूह पॉड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो सांड का एक ग्रुप है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह गायों का एक समूह है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह बछड़े का एक समूह है? बीसवां सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। जो एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्रम से आपको बताना है कि वो क्या कहलाते हैं, उनका नाम क्या है। ये सवाल है। शैवाल, पौधों में नर और मादा अंग। शैवाल पौधों में नर और मादा अंग
ए ऑप्शन दे रहे हैं एंड्रूसियम और गायनीसियम यानी पुमंग और जायम। बी ऑप्शन दे रहे हैं एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम। सी ऑप्शन दे रहे हैं एंथ्रीडियम एंड इसको स्त्री धानी कहा जाता है, स्त्री धानी कहा जाता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं मेल कोन एंड फीमेल। 20वां सवाल हमने पूछा, इसको एंथ्रीडियम और इसकी इंग्लिश थोड़ा पता करना बच्चों, अभी हमको ध्यान नहीं है ना, थोड़ी देर में बता देंगे। शैवाल पौधों में नर और मादा अंग कहलाते हैं, पुमंग और जायम, एंथ्रीडियम ओगोनियम। एंथ्रीडियम और इसी को शायद गायनोसियम भी कहते हैं, देख लेना, गायनोसियम। मेल कोन और फीमेल कोन। 21वां सवाल आपके स्क्रीन पर, जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का जनक। ए ऑप्शन दे रहे हैं अरस्तु है, बी ऑप्शन दे रहे हैं लीनियस है, सी ऑप्शन दे रहे हैं थियोफ्रास्टस हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो मेंडल है। बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है, लीनियस है, थियोफ्रास्टस है या मेंडल है? इसको तो आप जानते होंगे, सरल सवाल है। 22वां सवाल आपके स्क्रीन पर, लाइकेन का एक सहजीवी संघ है। सोच समझकर आप जवाब दीजिएगा। लाइकेन का एक सहजीवी को अंग्रेजी में सिम्बियोटिक कहते हैं, सिम्बियोटिक संघ है। सोच समझकर जवाब दीजिए, क्या वो ब्रेड मोल्ड एंड ग्रीन एल्गी है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या मशरूम और हरे शैवाल हैं, मशरूम एंड ग्रीन एल्गी है, सी ऑप्शन दे रहे हैं खमीर और ग्रीन एल्गी है, खमीर एंड ग्रीन एल्गी है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई है। सवाल हमने पूछा कि लाइकेन का एक सहजीवी संघ क्या है? ब्रेड मोल्ड और ग्रीन एल्गी, मशरूम और ग्रीन एल्गी, खमीर और ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और फंजाई है। सही जवाब आपको पता है, सोच करके जवाब करिएगा तो 22वां सवाल भी आपका सही हो जाएगा। लाइकेन का एक सहजीवी सिम्बियोटिक संघ
प्रश्न को समझिए तब जवाब कीजिएगा। 23वां सवाल, लाइकेन किसके निर्माण में काम में, लाइकेन किसके निर्माण में काम आता है? ए ऑप्शन, सेंट और साबुन बनाने में, लिख लीजिएगा सेंट और साबुन में। बी ऑप्शन दे रहे हैं भोज्य पदार्थ, फूड मटेरियल के रूप में। सी ऑप्शन दे रहे हैं टेक्निकल एपरेटस बनाने में, टेक्निकल एपरेटस मतलब तकनीकी उपकरण बनाने में। या डी ऑप्शन दे रहे हैं चिकित्सा उपकरण, चिकित्सा सामग्री बनाने में इस्तेमाल। लाइकेन किसके निर्माण में काम आता है, ये जरूर देखिए। क्या साबुन के निर्माण में आता है, क्या सेंट के निर्माण में आता है, क्या खाना बनाने के काम आता है, क्या टेक्निकल एपरेटस बनाने के, क्या चिकित्सा सामग्री बनाने के काम आता है। 24वां सवाल, दो तरह के पौधे होते हैं, एक पौधे में फूल लगते हैं, एक में नहीं लगते, एक फ्लावरिंग है, एक नॉन फ्लावरिंग। हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग की। पुष्पीय पौधों का अध्ययन, पुष्पीय पौधों का अध्ययन, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? ए ऑप्शन क्रिप्टोगैम्स। यदि आपने क्रिप्टोगैम्स क्लासिफिकेशन को पहले के वीडियो को बेहतर ढंग से पढ़ा होगा तो उत्तर बन जाएगा। बी ऑप्शन दे रहे हैं फेनेरोगैम्स। सी ऑप्शन दे रहे हैं ब्रायोफाइट्स। और डी ऑप्शन दे रहे हैं टेरिडोफाइट्स। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस ग्रुप में है, यह आपको बताना है। आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित कौन सा गुण, बिल्कुल सरल सी बायोलॉजी, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लांट्स में नहीं होता, प्लांट्स में नहीं होता। ऑप्शन दे रहे हैं, क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्या उत्सर्जन तंत्र है, क्या ग्रोथ सिस्टम है, वृद्धि हो रही है। सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या रिप्रोडक्शन होता है, क्या जनन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या रेस्पिरेशन है, यानी श्वसन है। क्या हमने सवाल पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लांट्स में नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, ग्रोथ है क्या, रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं, रेस्पिरेशन होता है क्या। ये सवाल 25 सवाल हुए। अब हम सीधे पहले सवाल के जवाब पर चलते हैं। अब आपको देखना है कि आपसे कितने सवाल बने। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन पर महत्वपूर्ण सवाल हमने इकट्ठे किए थे, आपसे पूछ लिया है। अब आप टोटल सवाल में कितने सवाल सही किए हैं आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो पहला सवाल हमने पूछा था
कि बैक्टीरियोफेज है, तो बैक्टीरियोफेज जीवाणु को संक्रमित करने वाला, जीवाणु को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला बैक्टीरियोफेज कहलाता है। यानी इसका उत्तर डी सही होगा। अल्फा अल्फा है दूसरे का, ये अल्फा अल्फा वो एक प्रकार की घास है, एक प्रकार की ग्रास है, जरूर पढ़े रहिएगा। कई परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। किसने आविष्कार किया था कि पेड़ पौधों में लाइफ है? किसने बताया था? तीसरा सवाल, तीसरे सवाल को बताने वाले थे जेसी बॉस। हैलोफाइट्स अच्छी ग्रोथ, हैलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, अच्छी वृद्धि करते हैं। कहां करते हैं? अम्लीय मृदा में, कोल्ड में, कैल्शियम युक्त में या क्षारीय मृदा में। चौथा सवाल, ये हैलोफाइट्स जो होते हैं ये हमेशा बेसिक जो सॉइल होती है उसमें ग्रोथ करते हैं। यदि आपको किसी हैलोफाइट का उदाहरण याद आता हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। पांचवा सवाल, उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? इसमें से सब के सब स्तनपायी हैं, लेकिन उड़ने वाला सिर्फ और सिर्फ बैट। सबसे बड़ा मैमल्स कौन सा है? छठवां सवाल, और सबसे बड़ा व्हेल फिश है। ना तो अफ्रीकी हाथी है, ना दरियाई घोड़ा है, ना पोलर बियर है, व्हेल फिश सबसे बड़ा है। सातवां सवाल, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो सातवां सवाल, इसमें चना और अन्य दालें जो होती हैं ये सब की सब, कभी चने का जड़ उखाड़िएगा, उसकी जड़ में छोटे छोटे गुंबद जैसी रचनाएं मिलेंगी, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का ही, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की ही पहचान है। तो चना एवं अन्य दालों में। आठवां सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। आठवें सवाल का सही जवाब होगा कथन ए और कथन आर, दोनों अलग अलग सही है। नाइट्रोजन का एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, कद उसका छोटा हो जाता है, उसकी कुछ पत्तियां पीली पीली हो जाती है। नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जरूरी है, कुछ के लिए ना, हल्के हरे एवं पीले रंग की पत्तियां, हल्का हरा हल्का पीला। ये कह रहा है नाइट्रोजन हरी पत्ती के विकास के लिए जरूरी है। ये अलग से स्टेटमेंट सही है, हमने लिखा क्या कथन ए एवं कथन आर दोनों अलग अलग सही है, लेकिन ये आप कहो कि ये इसका कारण है, कथन ए का आर कारण है, ऐसा नहीं है। सोच समझकर जवाब समझिएगा। 9वां सवाल हमने पूछा कि एनिमल्स के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा या ब्लड कैविटी पाई जाती है। अंग जो है उसी गुहा के अंदर पाए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़िएगा, पहली मोन का पढ़िए, काकरोच का पढ़िए। 12th की किताब में काकरोच का, नीट वाले बच्चे जब नीट की परीक्षा देंगे तो उनमें काकरोच को स्पेशली पढ़ना पड़ेगा। यहां पर रक्त गुहा होती है और ये आर्थ्रोपोडा का उदाहरण, आर्थ्रोपोडा और मॉलस्का, कोमल शरीर वाले और जोरदार टांग वाले जंतुओं का उदाहरण। निम्न जीवों में से किस में एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उदाहरण हम आपको बता चुके थे, सब में होता है, लेकिन मेढक जो है, फीमेल मेढक सारे के सारे अंडे पानी में छोड़ देती है। मेल जो है जाकर के अपना स्पर्म उसी पानी में छोड़ता है, और जैसे ही पानी में से स्पर्म और अंडे आपस में मिलते हैं जाइगोट बनता है, फिर आगे का विकास बनकर के टाइपोड बनता है। दैट इज द प्रोसेस कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बीजदार पौधे जिसमें बीज बनते हैं। अब बीज किसमें बनेगा? टेडोफाइटा में तो बीज बनता नहीं, फंजाई में तो बीज बनता नहीं, एल्गी में तो बीज बनता नहीं, इसलिए सही जवाब होगा डी। इसमें से जितने लिखे हैं ये बिना बीज वाले पौधे। यदि हम आपसे पूछें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें कि बीजदार पौधा कौन सा है? क्या पुष्पोद्भिद है? सही जवाब लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। 12वां सवाल, कौन जानवर ऊन नहीं देता? भेड़, ऊंट, याक या चिंपांजी। आप जानते हो ये आपकी जाति का है, आप उसी जाति में शामिल हो, इसलिए याक भी देता है।
ये भी भेड़ भी देता है, ऊंट भी देता है, याक भी देता है, तीनों देते हैं। सक्रिय अपांग प्रक्रिया में मुक्त शेष जल का उपचार किसके साथ? सही है, इसको पढ़िएगा, इस थ्योरी को पढ़िएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपको मिला है थ्योरी पढ़ने के लिए। इसका सही जवाब होगा ए, 13वें का ए सही जवाब होगा वायवीय जीवाणु। वायवीय जीवाणु का मतलब एरियल बैक्टीरिया, बाहरी जीवाणु, हवा में पाए जाने वाले जीवाणु उपचार करते हैं। कैसे करते हैं ये प्रोसेस बताइएगा। जलीय जीव जैसे फिश नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जन करती है। तो जो मछली होती है इसको, इसीलिए इसको भगवान ने पानी में दिया क्योंकि ये अमोनिया का उत्सर्जन करती है। और जैसे ही पानी से बाहर हो गए, यदि अमोनिया देते तो मर जाते, तो वहां पर यूरिक एसिड दे दिया। इसलिए 14वें सवाल का सही जवाब होगा अमोनिया और यूरिक एसिड। 15वां सवाल, अमीबा के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें से गलत कथन सबसे बड़ा ही बी में लिखा हुआ है, ये बहुकोशिकीय होते हैं। आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय होता है। निम्न में से किसमें वातावरण के अनुसार लिंग का निर्धारण होता है? तो ये बोनेलिया है। अगला सवाल है, निम्न में से औपनिवेशिक कीट चींटी है। सही उत्तर चींटी होगी इसकी। एक मछली बताइए जिसमें स्केल्स नहीं पाए जाते और जिसमें स्केल्स नहीं होते। ये मछली है कैटफिश। इसको क्या कहेंगे? बिल्ली मछली, कैटफिश। इसमें स्केल्स नहीं पाए जाते, चिकना होता है इसका। डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है? 19वां सवाल। 19वें सवाल का सही जवाब होगा सांड ना तो कहा जाता, ना गायों का ग्रुप कहा जाता, ना बछड़ों का। डॉल्फिन है तो इसको पॉड कहा जाता है। पढ़ लीजिएगा इसको, नीट में पूछा गया सवाल। शैवाल पौधों में नर और मादा अंग एंथ्रीडियम और स्त्रीधानी उसको बोलते हैं। जरा इसकी इंग्लिश कंफर्म कर लीजिएगा। 21वां सवाल, बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी के जनक हैं एरिस्टोटल या अरस्तु। 22वां सवाल, लाइकेन का एक सिम्बियोटिक संघ कौन सा है? तो लाइकेन का सिम्बियोटिक संघ साइनोबैक्टीरिया और फंजाई का एक कॉम्बिनेशन मिलकर के सहजीवी संघ का निर्माण करता है, तभी वो लाइकेन का निर्माण होता है। इसको कई बार हमने आपको अनअकैडमी के सेशन पर भी पढ़ा है। यहां भी बता रहे हैं कि ये एल्गी फंजाई जब आपस में मिलते हैं तो लाइकेन का निर्माण होता है। 23वां सवाल, लाइकेन किसके निर्माण में काम आता है? 23वें सवाल का सही जवाब है यह सेंट और साबुन के निर्माण में काम आता है, प्रदूषक नियंत्रक भी है। 24वां सवाल, पुष्पीय फ्लावरिंग प्लांट का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो इसको तो आपने कई बार क्लासिफिकेशन के पुराने वीडियो को देखोगे तो वहां आपको मिल जाएगा, पुष्पीय पौधों का अध्ययन। 24वां सवाल, इसका सही जवाब होगा फेनेरोगैम्स में। 25वां और आज के सेशन का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लांट में नहीं होता? तो प्लांट में कोई भी उत्सर्जन अंग नहीं पाया जाता, कोई भी स्क्रीटरी सिस्टम नहीं होता। हालांकि ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है, लेकिन उत्सर्जन नहीं होता। तो ये बच्चों आज के लिए एक एक चैप्टर, जैसे नीट के सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे पीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है, अब एक एक चैप्टर बायोलॉजी का लेकर के आपको पढ़ाते चलते हैं। फिर इसके बाद फिजिक्स, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, या जब जैसा कहोगे वैसा आपको पढ़ाते चलेंगे, सवालों को पूछते चलेंगे। एमपी पीएससी के मेंस की कॉपी कैसे लिखना है वो जरूर सवाल उधर सेशन में देखिएगा। 15 सवाल हैं, 15 सवालों को लिखने की कोशिश करिएगा। शब्दों की शब्द सीमा को पढ़िएगा, शब्दों की सीमा ना बढ़ने पाए इसका ध्यान रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बढ़िया राइटिंग में लिखिए, हमारे पास तक पहुंचाइए उसको, हम जांचेंगे उसको। अब सेशन को रोकना होगा क्योंकि बहुत समय हो गया, 1 घंटे से ज्यादा हम लोग चले गए। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आज इस खास दीपोत्सव के त्योहार पर यह क्लास लाइव होगी शाम को 5 बजे, तब आप दीपावली की खुशियां मना रहे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक दिन के गैप के बाद।
तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।